तो कल हम लोग पुरातत्व के बारे में देख रहे थे, आज उससे आगे देखेंगे। उससे पहले दो नाम आया था और उस पर अलग से भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, एक जेम्स प्रिंसेप का और दूसरा कनिंघम का। जेम्स प्रिंसेप और कनिंघम का, ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं इनका टाइम 1799 से 1840 है। अक्सर दे देता है, नाम और क्रम से मिलाइए, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड जो है 1799 से 1840 है। और जेम्स प्रिंसेप जो थे ये ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यविद थे। प्राच्यवाद क्या है? ये जो प्राच्यवाद जो पूर्व के देशों में ज्ञान का संचार हुआ उसे प्राच्यवाद के नाम से जाना गया। और ये प्राच्यवाद ज्ञान के विशेषज्ञ थे, इसीलिए इन्हें प्राच्यविद के नाम से भी जाना जाता है। और पुरातत्व विद्वान भी थे, ये आर्कियोलॉजिकल स्कॉलर भी ये थे। और जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सदस्य भी थे ये। तो और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को यूनानी लिपि के माध्यम से पढ़ा था, यूनानी लिपि के माध्यम से पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप ने कहा है कि ये जो देवानामपिरी है, ठीक है, देवानामपिरी जिसको हम लोग अशोक की उपाधि कहते हैं, इनका कहना है सिंहल जो श्रीलंका, ठीक है, सिंहल जो श्रीलंका का क्षेत्र है, तिस, यहां का शासक कौन था? तिस था, ठीक है, यहां का शासक तिस था। और तिस जो शासक था उसको भी देवानामपिरी के नाम से जाना जाता है, ये जेम्स प्रिंसेप ने बताया था। और जबकि दीपवंश और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ हैं और श्रीलंका के ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, इसमें क्या उल्लेख है? इसमें जो है देवानामपिरी अशोक के बारे में कहा गया है। देवानामपिरी की जो उपाधि है वो किसके बारे में है? अशोक के बारे में है। और 1915 में मास्की में जो लेख मिला उसमें भी जो है अशोक का नाम उल्लेखित है। जेम्स प्रिंसेप जो है आपके बनारस, ठीक है, बनारस के जो है और कलकत्ता में जो टकसाल थी, बनारस और कलकत्ता में क्या थी? टकसाल थी, मिंट जिसे कहते हैं। टकसाल को क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। जहां पे सिक्के ढलाई होती है वहां से भी जुड़े थे, वहां से जुड़े हुए थे। और इन्होंने मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान के संबंध में अध्ययन किया था। तो मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान, और मौसम के बारे में अध्ययन किया था। तो मुद्रा शास्त्र की जानकारी थी, धातु विज्ञान की और मौसम की इनको जानकारी थी, इसका अध्ययन इन्होंने किया था। इनके द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह इंडियन एंटीक्विस्ट इंडियन एंटीक्विटीज, इनके निबंधों का जो संग्रह है उसे इंडियन एंटीक्विटीज के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा महत्वपूर्ण नाम अलेक्जेंडर का है।
दूसरा महत्वपूर्ण नाम अलेक्जेंडर कनिंघम का है और इनका टाइम पीरियड 1814 से 1893 है। 1814 से 1893 ईस्वी। अब ये पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। ये पेशे से इंजीनियर थे और जब ये इनके करीब आए, ठीक है, चल नहीं रहा यार हमारा, आओ। जब दिक्कत 3 जगह से रास्ता बनता, घूम बार बार वापस जाके घूम। अलेक्जेंडर कनिंघम जब जेम्स प्रिंसेप के करीब आए तो उन्होंने क्या, उन्होंने अपना पेशा चेंज कर दिया और उसके बाद 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए। पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए, आर्कियोलॉजिस्ट बनाए गए। ठीक है, कब बनाए गए? 1800। ये तिथि याद रखिए, कई बार यूजीसी नेट जीआरएफ में क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट देता है, ठीक है, और तिथि दे देता है, गलत दे देता है, मिलाना होता है। तो 1861 में जो ये है, किस पद पर नियुक्त हुए? आर्कियोलॉजिस्ट के पद पर ये नियुक्त हुए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सारनाथ, सांची और तक्षशिला, सारनाथ, सांची और तक्षशिला, सारनाथ, सांची और तक्षशिला का उत्खनन कार्य कराया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ, सांची और तक्षशिला, शासक कह सकते हैं, शासक का क्या किया? शासक का उत्खनन कार्य किया। और उसके बाद 1870 में ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, पुरातत्व विभाग था, उसके निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए। 1870 में आर्कियोलॉजी विभाग के, पुरातत्व विभाग के निदेशक के पद पर, ठीक है, निदेशक के पद पर ये नियुक्त किए गए। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने कुछ खास किताबें लिखी। तो किताबों का भी अक्सर मिलाने को आ जाता है, तो किताबें जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो जानना बेहद जरूरी है, जिसमें कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, पहली जो बुक है वो कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम। दूसरी इनकी है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तीसरी कायन्स ऑफ इंडिया। और चौथी जो बुक है इनका, ऐसे कई किताबें हैं लेकिन महत्वपूर्ण किताब स्तूप ऑफ बरहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, स्तूप ऑफ बरहुत पे भी इन्होंने किताब लिखी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और एक बात और है कि इन्होंने कुछ मुद्राओं का संकलन किया था, कुछ इन्होंने सिक्कों का संकलन किया था। बाद कुछ सिक्के जो है इनके ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं, देखिए ये सब बातें इसलिए ध्यान रखनी है कि आप पेपर सॉल्व किए थे, अजीब अजीब की घटनाएं, अजीब अजीब सी बातें देखते थे कि रहती थी उसमें। तो ये सारी बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम लोग पहला जो है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का जो साधन है वो अभिलेख था। ठीक है, पुरातात्विक साधन जानने अभिलेख था। दूसरा स्मारक और भवन है। दूसरा क्या है?
स्मारक और भवन है। तो देखिए स्मारक और भवन है। जब सिंधु सभ्यता के अनेक स्थल की खोज की गई, खास तौर से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की गई, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खोज की गई उसमें क्या मिला हमको? उसमें अनेक प्रकार के स्मारक और ऐसे चिन्ह मिले जिससे ये पता चलता है कि वो उसके बारे में पता चलता है। और हड़प्पा संस्कृति का टाइम पीरियड पता चलता है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ये पता चला कि 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से क्या पता चल रहा है? 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और उसके बाद जो नया अनुसंधान हुआ, ठीक है, रिसर्च का जो नया अनुसंधान हुआ उसमें क्या पता चल रहा है वर्तमान में कि लगभग 8000 ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये 8000 पुरानी है। मतलब 2500 के आसपास ये पीछे चली जा रही है। और ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, ये भी जो है कथन कारण में या आपके सही और गलत वाले स्टेटमेंट में आ सकते हैं। अब अतरंजी खेड़ा अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा गया। लोहे का प्रयोग, आयरन का प्रयोग, लोहे का प्रयोग, ठीक है, लोहे का जो प्रयोग है अतरंजी खेड़ा से कहां से मिला है? सर्वप्रथम भारत में लोहे की जानकारी का उल्लेख अतरंजी खेड़ा से मिला है। और 1000 कब का है? 1000 बीसी का है। 1000 बीसी का है। अक्सर ये स्टेटमेंट के रूप में भी आता है या ये भी डायरेक्ट पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का उल्लेख कहां से या लोहे की जानकारी कहां से प्राप्त हुई है? अतरंजी खेड़ा लोहे के लिए जाना जाता है या मिलाने में आ जाता है। कई स्थल आ जाता है और जो वस्तु जहां से मिली होती है उसको मिलाना होता है। तो अतरंजी खेड़ा लोहे के उत्खनन के लिए, लोहे की प्राप्ति के लिए और उसके प्रयोग के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ। देखिए यहां ये जो पॉइंट है आपके लिए सही और गलत वाले में, सही और गलत वाले में आ सकता है। प्राचीन काल में भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ, ये बात सही है कि मंदिरों का निर्माण हुआ जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में है। जिनके अवशेष क्या है? बिखरे रूप में है, व्यवस्थित रूप में नहीं है, बिखरे रूप में है। पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है, यहां से चंद्रगुप्त मौर्य के समय का लकड़ी के का अवशेष प्राप्त हुआ है। पाटलिपुत्र से क्या प्राप्त हुआ है? लकड़ी के बने जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। अक्सर मिलाने के लिए भी आ जाता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है। दूसरा कौशाम्बी, कौशाम्बी किस लिए जाना जाता है? उज्जैन के लिए। उज्जैन वहां शासन करता था और महाराजा उज्जैन का जो राज प्रसाद है वो कहां से मिला है? कौशाम्बी से मिला है। और इतना ही नहीं, घोषित राम विहार, घोषित राम विहार किसका है? मिलाने में आ जाता है, वे उज्जैन का है, शासक उज्जैन का है, उन्होंने वो किया था और ये भी कौशाम्बी में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब कई देखिए मंदिर हैं या तो मंदिरों की जो है उस समय कई मंदिरों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन जो मंदिर से पूछे जाते हैं मंदिरों का नाम दे देते हैं और कहां पर है मिलाने को दे देते हैं। तो ध्यान रखिए, अच्छा ये मंदिर है या स्थापत्य हैं, इन सब के अध्ययन से हमें वहां की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो मंदिर हैं, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कभी कभी दशावतार मंदिर दे देता है, कई मंदिर दे देता है, और देवगढ़ तो देवगढ़ दशावतार मंदिर है, या डायरेक्ट दे देगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में है, ललितपुर
जबलपुर में है। अब भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर में है। ये अक्सर मिलाने वाले क्वेश्चन में आते हैं। और अजंता की गुफाओं के चित्र, अजंता की गुफाओं के चित्र और सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम मूर्ति। तो अलग से भी क्वेश्चन बना है, बुद्ध की ताम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, बुद्ध की ताम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये जो है सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। तो ये जितनी बातें हमने आपको बताई, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर, भीतरगांव का मंदिर, कानपुर, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम मूर्ति, इन सभी से हिंदू और बौद्ध कला और सभ्यता के विकसित होने के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदू कला और बौद्ध कला के विकसित होने की जानकारी प्राप्त होती है। अब मंदिर स्थापत्य की 3 शैली देखने को मिलती है। मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो मंदिर स्थापत्य की 3 शैली हमें देखने को मिलती है। पहली नागर शैली, दूसरी बेसर शैली और तीसरी द्रविड़ शैली। ये 3 शैली अक्सर पूछा जाता है। ये मंदिर स्थापत्य की 3 शैली, नागर, बेसर, द्रविड़। नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये उत्तर भारत में, और बेसर जो शैली है ये मध्य भारत में, मध्य प्रदेश और ये सब वाले क्षेत्र में, और जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो मंदिर शैली के 3 टाइप हमें देखने को मिलते हैं। पहला नागर, दूसरा बेसर और तीसरा द्रविड़। नागर शैली उत्तर भारत और बेसर मध्य भारत और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती है। अब नागर शैली के कौन से मंदिर बहुत फेमस हैं, ठीक है, या बेसर शैली के मंदिर कौन से बहुत फेमस हैं? तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर, अक्सर मिलाने को आ जाता है मंदिर और जगह, तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर मिलाने के लिए भी आता है और स्टेटमेंट के लिए भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के लिए जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता है, द्रविड़ शैली के उदाहरण कौन से मंदिर हैं, या स्टेटमेंट में आ गया कि दक्षिण भारत में तंजौर का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो में कंदरिया महादेव, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है, वो नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। नागर शैली के उदाहरण में उत्तर भारत के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर उसका उदाहरण है। अब एक महत्वपूर्ण बात और, जो सही या गलत वाले टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, आया होगा कि भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, भारत के अतिरिक्त जो है दक्षिण पूर्व एशिया में भी हमें क्या मिल रहे हैं? हिंदू संस्कृति के अवशेष और स्मारक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एंशियंट काल में भारत से बहुत से लोग, एक तो बाहर के लोग भारत आए बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए, भारत से भी बहुत लोग बाहर गए, तो उससे हिंदू संस्कृति के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसमें मुख्य रूप से जो है इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर स्तूप, कई स्तूप दे देते हैं, मिलाने को भी दे देते हैं, तो बोरोबुदुर स्तूप जावा में है, ये ध्यान रखिएगा। मिलाने वाले में ये भी पूछा जा सकता है और बाकी स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से जावा का जो बोरोबुदुर स्तूप है वो किससे संबंधित है, ये भी पूछ सकता है, महायान बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जो था, ये बौद्ध धर्म 2 पार्ट में था, हीनयान और महायान। हीनयान जो हिला नहीं, मतलब ध्यान रखने की बात है, जो अपने पुरानी परंपरा के अनुकूल रहा, जो अपनी
पुरानी परंपरा ट्रेडिशन को बनाए रखा, उसे हीनयान के नाम से जाना जाता है। और महायान जो है बौद्ध धर्म वो धर्म है जिसमें समय के साथ कुछ चेंजिंग और परिवर्तन आया। तो महायान वाला जो है, जो बोरोबुदुर स्तूप है, वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर। कभी कभी मंदिर हमने बताया ना दे देता मिलाने को, तो अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमने बताया स्टेटमेंट में भी आ सकता है। अब हम लोग सिक्कों का अध्ययन करेंगे। सिक्कों के बारे में देखिए, अभी अभिलेख देखा, फिर